एक कहावत है ना कि एक झापड़ में पूरी बत्तीसी झड़ जाएगी, होता है ऐसा? वो तब होता है जब आप पायरिया के सबसे एडवांस स्टेज में हैं सर, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। सोने की दांत या चांदी की दांत या कोई भी मेटल यूज़ करते हैं, वो कितना सेफ होता है हमारे माउथ के लिए? आइडियली आपको ब्रश जो है 1.5 से 2 मिनट में ख़त्म करना है, जिसमें आपके दांत का हर एक सरफेस, चाहे बाहर का हो, अंदर का हो, तालू की तरफ हो, जीभ की तरफ हो, वो दांत का हर एक सरफेस हमको क्लीन करना है। कि ये बच्चों को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है ये सब करवा के, उनको सिर्फ पढ़ाई करवाना चाहिए, ये सब में उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। उनको पढ़ाने के लिए आप बुलाए हैं कि ये सब करवाने के लिए बुलाए, तो उनके लिए क्या जवाब है? और इस तरह की बातें करने वाले लोग सड़ी सोच के होते हैं। तो अक्ल आने के बाद जब ये दांत आता है तो शायद इसका नाम अक्ल दाढ़ पड़ा होगा, बट इसका अकल से कोई लेना देना नहीं है कि इसके दांत के आने से ही अकल आ रही है, ऐसा नहीं है। दतुअन मिसवाक ये प्राचीन सभ्यता से चलता हुआ आ रहा है और आज भी गांव में ज़्यादातर लोग दतुअन का इस्तेमाल करते हैं और दतुअन से वो टंग क्लीनर का भी वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो कितना ठीक है, कितना इफेक्टिव है ये? तो इस तरह से जो सोशल मीडिया में वाइटनिंग को लेकर जो दावा किया जा रहा है कि आप ये मटेरियल यूज़ किए या फिर ये पेस्ट लगाइए, तुरंत आपका दांत जो है वो काले से सफ़ेद हो जाएगा, तो इन सब सारी चीज़ों में कितना बिलीव करना चाहिए? हमारे शरीर में सबसे सुंदर अगर कहा जाता है चार चांद लगाने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो हमारा दांत है, यानी तित। अब जब भी हम हंसते हैं तो सबसे अहम भूमिका हमारा दांत ही निभाता है। अगर हम वो अच्छा ना हो, साफ ना हो, अच्छा ना दिख रहा हो, तो हो सकता है हमारी खूबसूरती में चार चांद ना लगे। पर इसका ख्याल कैसे रखें, हम अपने दांतों का ख्याल कैसे रख सकते हैं? और कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो हमसे दूर हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि स्मेल आ रहा होता है। तो उससे कैसे दूर रखना है, उसके लिए क्या क्या हमें उपाय समझना है और जानना है और उसे अपने जीवन में लाना है, इसकी जानकारी हमको दे रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर सरिता मैम और डॉक्टर रेशमी मैम। दोनों डेंटलिस्ट हैं और काफ़ी अच्छा इनका रिसर्च है और कुछ चीज़ों में ये स्पेशलिस्ट हैं। तो इनसे आज की डेट में सोशल मीडिया में भी कई चीज़ें चल रही हैं जो मिथ है और फैक्ट्स हैं, तो उस बेसिस पे भी हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें सही होती हैं यूज़ करने के लिए, होती भी है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया। और सबसे पहले मैम ये प्रश्न में आऊँगा मैं कि जब हम बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा कोई अक्ल का दांत आने वाला है, अक्ल दाढ़ जिसे बोलते हैं। तो कुछ लोग इनको इस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि अकल से जुड़ा हुआ है वो, तो क्या ऐसा कुछ है क्या? एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अक्ल दाढ़ का नाम क्यों पड़ा होगा, मैं भी एक्चुअली सोचती हूँ, तो बहुत यहाँ वहाँ से बातें सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि ये शायद इसलिए पड़ा क्योंकि जब एक्चुअली बाकी के दांत जो हमारे होते हैं, जो 32 हम बोलते हैं, उसमें से 28 दांत ना हमारे तब तक आ जाए जब हम 12 से 13 साल के होते हैं। 13 से 14 ईयर्स में वो कंप्लीट हो जाता है। बट ये एक दांत ऐसा है जो विजडम टूथ है, जिसका नाम इतना अच्छा है विजडम टूथ। तो ऐसा बोला जाता है क्योंकि ये उसके बाद आता है और ये किसी भी एज में आएगा आफ्टर योर 13 एंड 14 ईयर्स से लेके ये 25, 27, 30 तक भी हमने देखा है लोगों का कभी कभी दांत लेट आता है। तो ऐसा माना जाता है कि इतनी एज में आपको अकल आ जाएगी। तो अकल आने के बाद जब ये दांत आता है तो शायद इसका नाम अकल दाढ़ पड़ा होगा, बट इसका अकल से कोई लेना देना नहीं है कि इसके दांत के आने से ही अकल आ रही है, ऐसा नहीं है। मैम जनरली कुछ बच्चे भी इस तरह से करते हैं और जो बीच उम्र के भी होते हैं वो क्या करते हैं कि जब वो ब्रश करते हैं तो जो टूथपेस्ट लेते हैं वो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं कि हो सकता है हमारा दांत ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाए ज़्यादा लेने से। कुछ लोगों के दिमाग में इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो कितने मात्रा में लेना ठीक है टूथपेस्ट? और मार्केट में ऐसे बहुत सारे टूथपेस्ट चल रहे हैं जिनके ऐड भी होते हैं, वो ये गारंटी करते हैं कि ये करेंगे तो आपको जम्स नहीं होगा या फिर जो भी बीमारियाँ हैं दांत से संबंधित वो नहीं होगी। तो जो एडवर्टाइजिंग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं वो कितना सच होता है और एक कितना मात्रा लेना पेस्ट कितना सही है? पेस्ट की मात्रा के बारे में अगर बात करें तो एक्चुअली हम तो पूरा एक टूथब्रश जो है वो कवर करते हैं जैसा हमारे एड्स में दिखाया जाता है, बट एक्चुअल में जो राइट अमाउंट है वो एक मटर के दाने का जो साइज़ होता है वो एक्चुअल अमाउंट हमको ब्रशिंग में यूज़ करना है। जो आपके 5 साल से लेके बड़े लोग हैं, 5 साल से लेके आगे के एज के, उनको एक मटर के दाने जितना साइज़ यूज़ करना है। लेकिन आपके उनसे छोटे जो बच्चे हैं जो 2 से 5 साल के, उनके लिए आपको उसका भी 1/4 क्वांटिटी यूज़ करना है। बिल्कुल मतलब आपको ब्रश में सिर्फ टूथपेस्ट टच होगा उतना ही आपको बच्चे को लगा कर देना है। और बच्चों से तो टूथपेस्ट को ज़्यादा दूर ही रखना है, किसी तरीके से वो ओवर यूज़ ना कर लें टूथपेस्ट को, क्योंकि उसके अपने साइड इफ़ेक्ट से बच्चे पेस्ट स्वॉलो कर सकते हैं। इसलिए आपको बहुत कम क्वांटिटी में बच्चों को पेस्ट देना है। दतुअन मिसवाक ये प्राचीन सभ्यता से चलता हुआ आ रहा है और आज भी गांव में ज़्यादातर लोग दतुअन का इस्तेमाल करते हैं और दतुअन से वो टंग क्लीनर का भी वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो कितना ठीक है, कितना इफेक्टिव है, ये थोड़ा सा? दातून तब लोगों ने यूज़ करना शुरू किया था सर जब
ब्रश का इनोवेशन नहीं हुआ था। बट अब क्योंकि हम लोगों को एडवांस होने में इतना टाइम लग रहा है, इवॉल्व करने में इतना समय लगता है, तो अभी तक भी बहुत लोग दातुन यूज़ करते हैं अपनी हैबिट्स की वजह से, अपने कल्चर की वजह से, क्योंकि उनके कल्चर में उस चीज़ को माना जाता है, जिसके हम खिलाफ नहीं है। लेकिन ब्रश की अपनी वैल्यू है सर, क्योंकि ब्रश करने से ही आपके दांत में वो ब्रश के जो फाइबर्स हैं उससे ही आपके दांत का हर एक एरिया क्लीन हो पाएगा। तो उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो कोई दातुन उसको नहीं रिप्लेस कर सकता ब्रश को। तो ब्रश करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सही तरीका मैम, क्या होता है कई बार ना लोग पूरा मतलब वो एकदम स्पीड से करते हैं कि अच्छे से साफ हो जाए जल्दी जल्दी। तो क्या ये स्पीड वाली जो चीज़ें हैं ये लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए, और एक सही तरीका या फिर 2-3 स्टेप आप बता दें कि ऐसे करना ठीक रहेगा? बिल्कुल। सबसे पहले स्पीड की बात करूं तो स्पीड में ब्रश करना नहीं इम्पॉर्टेंट है, बल्कि दांत के हर एक हिस्से में ब्रश करना इम्पॉर्टेंट है। अब आप उसको कितनी स्पीड में करेंगे ये आपके ऊपर है, बट आइडियली आपको ब्रश जो है 1.5 से 2 मिनट में ख़त्म करना है, जिसमें आपके दांत का हर एक सरफेस, चाहे बाहर का हो, अंदर का हो, तालू की तरफ हो, जीभ की तरफ हो, वो दांत का हर एक सरफेस हमको क्लीन करना है। तो 1.5 से 2 मिनट में आपका पूरा ब्रशिंग हो जाना चाहिए। टेक्निक की बात करूँ तो मैं नाम बताऊंगी, आप लोग उसको समझेंगे नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप लोग वीडियोज़ देख सकते हैं उसके बारे में रिलेट। तो मॉडिफाइड बास ब्रशिंग टेक्निक आप अगर कभी सर्च करेंगे तो ये अच्छे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जिसमें आपको ब्रश को एक 45 डिग्री का एंगल बनाना है। चाहे ऊपर का दांत है तो ऊपर की तरफ 45 डिग्री का एंगल दांत के साथ, और नीचे के दांत है तो नीचे की तरफ, और आपको सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है। सिर्फ हॉरिजॉन्टल या सिर्फ वर्टिकल स्ट्रोक से आपके दांत नहीं क्लीन होंगे। ये जो है सर्कुलर मोशन, मॉडिफाइड बास टेक्निक, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन टेक्निक है, जिसमें आपको 45 डिग्री के एंगल के साथ सर्कुलर मोशन में आपके दांतों को ब्रश करना है, और दांतों के सभी हिस्सों में ब्रश करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम आपके पास फिर से लौटूंगा। मैम आपसे एक प्रश्न है, बहुत सारे लोग ना अपनी दांत की खूबसूरती बढ़ाने के लिए या फिर और भी कुछ शो करने के लिए वो क्या करते हैं कि सोने की दांत या चांदी की दांत या कोई भी मेटल यूज़ करते हैं। वो कितना सेफ़ होता है हमारे माउथ के लिए अगर कुछ इस तरह से हम चीज़ें यूज़ करते हैं, और आर्टिफिशियल भी अगर कोई लगा रहा है तो क्या वो परमानेंटली बहुत सही है हमारे स्वास्थ्य के लिए माउथ के, या फिर एक रास्ता नहीं बचने पर वो यूज़ करना चाहिए? तो आपने जैसे बोला कि पेशेंट्स पहले ज़माने में गोल्ड के दांत या सिल्वर के दांत लगाते थे। पहले के ज़माने में वो मेटल नॉर्मल है, बट अभी के ज़माने में बेटर मटेरियल्स आ गए हैं। आप एस्थेटिक दिखना चाहते हैं तो आप दांतों के कलर के मटेरियल्स, जैसे सिरेमिक मटेरियल होता है, कंपोजिट मटेरियल होते हैं, पोर्सिलिन मटेरियल होता है। आप अभी लेटेस्ट बोलेंगे तो जिरकोनियम मटेरियल होता है, और जिरकोनियम इतना हार्ड, इतना स्ट्रेंथ वाला मटेरियल है, जिससे हम एक कैपिंग, ना सिर्फ कैपिंग, एक स्मॉल प्लेट भी लगाएंगे, वो वहाँ पे उसको फिक्स करके बॉन्ड करके रखेंगे दांतों के ऊपर, वो बॉन्ड रहता है। सो अभी इनोवेट हो गया है। आप पुराने ज़माने के जो ट्रीटमेंट्स हो गए हैं वो है, जो है वो रह गए। अब उसके एडवांस आप नए लोगों को आप देखेंगे तो वो एडवांस टूथ कलर मटेरियल में ज़्यादा लीन फॉरवर्ड करते हैं, और एज अ डेंटिस्ट मैं भी उनको वही प्रमोट करूँगी कि एक एडवांस आप ट्रीटमेंट लें, ना कि एक सिल्वर मटेरियल या गोल्ड मटेरियल यूज़ करें। वो इनर्ट मटेरियल ज़रूर होते हैं, बट उसमें स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहती है, और आपके दांतों को वो और हार्म करता है। उस मटेरियल से लीकेज होती है, जिसमें दांत और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। खूब ज़्यादा वाइटनिंग के लिए लोग कुछ भी इस्तेमाल करते हैं। वो सोशल मीडिया में देखते हैं कि वो कुछ दिखा रहा है, मशीन हो या फिर वो कुछ पेस्ट दिखा रहा है, और वो लोग मंगाते हैं और यूज़ करते हैं, और हो सकता है इसमें कई बार प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, लोगों को बहुत से दिक्कतें आ जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से जो सोशल मीडिया में वाइटनिंग को लेकर जो दावा किया जा रहा है कि आप ये मटेरियल यूज़ किए या फिर ये पेस्ट लगाइए, तुरंत आपका दांत जो है वो काले से सफ़ेद हो जाएगा, तो इन सब सारी चीज़ों में कितना बिलीव करना चाहिए, और वाइटनिंग के लिए आप क्या करेंगे, क्या बताना सही रहेगा? देखिए, आजकल मैंने भी देखा है वाइटनिंग के लिए एक पर्पल पाउडर जैसे चीज़ें आती है, लोग अपने आप यूज़ कर सकते हैं, बट कितनी मात्रा में उसको यूज़ करना है, कितने ड्यूरेशन में उसको यूज़ करना है, कितने बार यूज़ करना है, उनको उतनी नॉलेज नहीं है। उस मटेरियल में कितना फ्लोराइड कंटेंट है या कोई केमिकल कंटेंट है, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। वो बेसिक अपने दूसरों के ट्रेंड को फॉलो करते हैं। बट अगर आपको अच्छे से टीथ वाइटनिंग करनी है, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएँ, वो बहुत ही अच्छे मैम जैसे एक एंडोडोंटिस्ट, ये बेसिक उनकी ट्रीटमेंट में से आती हैं टीथ वाइटनिंग करने की प्रोसीजर, उसकी टीथ प्रॉपर रेशियो होते हैं जिसको, और कितने ड्यूरेशन में करना है, ये सब एक डेंटिस्ट ही आपके अच्छे से वाइटनिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ना ये कहीं सुनते हैं, पुराने लोग बोलते हैं कि एक काम करो, अगर दांत में दर्द है तो तुम लौंग दबा लो, अगर तुमको दिक्कतें आ रही हैं या बदबू आ रहा है तो तुम लौंग खाओ, या फिर तुम एक काम करो, सरसों का तेल लो, नमक लो, उससे दांत क्लीन करो। ये सब से क्या सच में फ़ायदे हैं, और क्या इनको रेगुलर बेसिस में रोज़ यूज़ करना ये कितना ठीक रहेगा? देखिए सर, अगर आपको दांत में दर्द है तो इमरजेंसी में तो आपको जो भी चीज़ आराम देगी आपको हर कोई एडवाइस करेगा और आप यूज़ करेंगे।
लौंग का जो आप बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका दांतों में एक सेडेटिंग इफेक्ट होता है, मतलब वो दांत के जो दर्द है उसकी नस को थोड़ा सा शांत करेगा ताकि आपको दर्द में राहत मिले। लेकिन दांत की कंडीशन में दर्द में राहत आने का मतलब ये नहीं है कि समस्या का समाधान हो गया। कुछ समय के लिए आपके दर्द को रोका गया है, लेकिन इन्फेक्शन का जो कीटाणु है वो अभी भी वहीं है, तो ये आगे जाकर आपको ज़्यादा बड़ी समस्या में कन्वर्ट होगा। दर्द तो रुकता जाएगा सर, लेकिन अंदर इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। तो इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करना तो हम कभी एडवाइस नहीं करेंगे। जब आपको दर्द है इमरजेंसी में आप घर पे जो है ज़रूर यूज़ कीजिए, बट उसके बाद इमीडिएटली आप उसको बिना इग्नोर किए अपने डेंटिस्ट को दिखाइए और आपके डेंटिस्ट आपको आपके दांत की उस कंडीशन के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। तीत से संबंधित जो बीमारियां हैं मैम, मैं उससे ये कनेक्ट करना चाहूँगा कि ओरल जो कैंसर होता है, क्या वो उससे संबंधित है? उसका कोई कनेक्शन है तीत से ओरल कैंसर का, या ऐसा कुछ? टीथ के हाइजीन और आप टीथ का यूज़ कैसे कर रहे हैं, किन चीज़ों को, देखिए सर कभी कभी होता है आपके शार्प टीथ होते हैं जिसमें फ्रीक्वेंट आपका कट लगता है बार बार दांतों में, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कभी कभी जो उसको शुरुआत कर सकता है। बाकी जो कैंसर्स हैं वो मुंह से हम इसलिए ज़्यादा रिलेट करते हैं क्योंकि जो हैबिट है, टोबैको की हैबिट है, किसी भी तरीके का जो तंबाकू है, चाहे आप स्मोक कर रहे हैं चाहे आप च्यू कर रहे हैं, आपके ओरल स्ट्रक्चर से कॉन्टैक्ट में आता है तो उसके बाद ही वो ओरल रीजन में कैंसर देता है। जब भी हम कैंसर सोचते हैं मुंह का ख्याल सबसे पहले आता है, इसलिए मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने तंबाकू और ये सब की बातें की कि इससे हमारे तीत में कितना इफेक्ट पड़ता है और उसका लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है हमें? सर सबसे ज़्यादा नुकसान तंबाकू का ये होगा, पहला चीज़ तो वो इतनी हार्ड चीज़ है कि आप कंटिन्यूसली, बिकॉज जिनको बहुत फ्रीक्वेंटली तंबाकू की आदत होती है वो बहुत कंटिन्यूसली उसको चबाते हैं, फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है, आप इतनी देर कोई चीज़ चबा रहे हैं, आप दांतों को हार्ड चीज़ चबा रहे हैं तो फोर्स लग रहा है, पहला चीज़। दूसरा, दांतों में स्टेन्स हो रहे हैं, आप देखते होंगे लोगों के स्टेन तंबाकू जिनके होते हैं उनके स्टेन्स बिल्कुल ब्राउन दांत होते हैं, जब हम क्लीन करते हैं तो ब्राउन से बिल्कुल वाइट हो जाते हैं दांत, तो ब्राउन दांत है या काले पड़ जाते हैं। जो स्मोक करते हैं उनके दांत इतने काले होते हैं, अंदर से तालू की तरफ दांत इतने ख़राब होते हैं, उनको समझ में नहीं आती है वो चीज़ें। तो तंबाकू का जो है, अब ये आप जो फॉर्म है किसी भी तरीके का दांतों को नुकसान करेगा, इवेंचुअली वो आपके गम्स को भी नुकसान करेगा। दांत को होल्ड करने के लिए जो अंदर गम्स के अंदर हड्डी है वो निकलती जाएगी और आपका कैलकुलस जो होता है, जो परत बनती है दांत में, वो उस हड्डी को गला के वो परत आ जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा। एक समय के बाद पायरिया बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, तो ये दांत और मसूड़ों को तो नुकसान करेगा ही, प्लस आपका जो कैंसर वाली कंडीशन है उसको भी डेवलप करेगा। मोहल्ले में और बहुत सारी जगह बात होती है, रोज़ ब्रश मत करो दांत घस जाएगा, रोज़ ब्रश करने से कुछ होगा नहीं। तो ये कितना सही है? कुछ लोग उनका मानना ये है कि रोज़ ब्रश करना से नहीं करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, और रोज़ ब्रश करेंगे तो हमारा दांत घस जाएगा, इसलिए हम रोज़ नहीं करते हैं। तो इस पे क्या अगर रोज़ ब्रश करना तो इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट रोज़ 2 बार ब्रश करना इम्पॉर्टेंट है, दिन में 2 बार ब्रश करना बिल्कुल ज़रूरी है। बट आप किस फोर्स से ब्रश कर रहे हैं, आपका ब्रशिंग का फोर्स प्रॉपर होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए जितना ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगा के ब्रश करेंगे तो डेफिनेटली आपके दांत घिसेंगे, लेकिन ब्रश नहीं करना उसका इलाज नहीं है। उसका इलाज ये है कि आप एक सही टेक्निक सीखें ब्रशिंग की, जिसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ेगा, कितने बार ब्रश करना है, कितने फोर्स से ब्रश करना है। जो मैंने आपको टेक्निक बताया मॉडिफाइड बास टेक्निक है, हमको उसको फॉलो करना है तो दांतों में घिसने की प्रॉब्लम ब्रशिंग से कभी नहीं आएगी। एक अंतिम प्रश्न है, उसके बाद हम खत्म करेंगे। एक कहावत है ना कि एक झापड़ में पूरी 32 झड़ जाएगी, होता है ऐसा? वो तब होता है जब आप पायरिया के सबसे एडवांस स्टेज में है सर, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आपके दांत झड़ जाएंगे। जो मैंने आपको बताया कि कैलकुलस आपकी हड्डी को गला देगा सर, और उसके बाद दांत आपके कमज़ोर हो जाएंगे, जो ऐसे आपको समझ में नहीं आएंगे, बट डेफिनेटली कभी एक हल्के जर्क से भी वो दांत गिर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सच है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मैम ने बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। अगर आप अपने दांत को हल्के में ले रहे हैं तो वो हल्का होकर गिर जाएगा, इसलिए सावधानी बरतिए। और मैम ने जो चीज़ों का ख्याल रखने बोला उसका भी ख्याल रखिए। हमारे साथ डॉक्टर संतोष राय सर है, जो आज हेल्थ सेमिनार का पूरी व्यवस्था किया है उन्होंने, और जानेंगे कि क्या उद्देश्य था, कितना ज़रूरी है लोगों को अपने दांत का ख्याल रखना, और उनके जो दांत से संबंधित जो बीमारियां हैं उनको समझाने के लिए उन्होंने स्पेशल लोगों को बुलाया भी है। तो वो कौन लोग हैं और ये जो कार्यक्रम है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ये भी उनसे जानते हैं। सर बताएंगे जो आज ये कार्यक्रम रखा गया है हेल्थ सेमिनार का, ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हेल्थ से बड़ा तो कोई धन नहीं है। अगर स्वास्थ्य है तो ऑटोमेटिक धन कमा लेंगे, लेकिन धन कमाए हो तो हो सकता है स्वास्थ्य में पूरा खर्च हो जाए। तो स्वास्थ्य रूपी धन से बेहतर कुछ है नहीं। माँ शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर और यहाँ शामिल जितने भी सदस्य हैं, मैं उन सदस्यों का भी नाम लेना चाहूँगा जो निरंतर हर काम के लिए साथ जुड़े रहते हैं। इसमें रमेश पटेल जी हैं, अमित श्रीवास्तव जी हैं, CA विकास पांडे जी हैं, डॉक्टर विपिन अरोड़ा जी हैं, फजल फारूकी जी हैं। ये सब ऐसे लोग हैं, एक मजबूती है और
कोई भी कार्यक्रम होता है ये स्वास्थ्य के प्रति क्योंकि जागरूकता चल रही है और स्वस्थ इंडिया के प्रति हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की भी सोच है, तो इसलिए यह कार्यक्रम माँ शारदा सामर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रखा गया है। इंस्टीट्यूट का एक टीचर वो चाहता है कि मैं अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाई दूं, पढ़ाई में ही जोर दूं। डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट ही ऐसा क्यों है जो सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश में रहता है, हेल्थ पे बात करता है, स्वास्थ्य और शिक्षा पे बात करता है, फिर स्पोर्ट्स में बात करता है, सारी चीज़ों को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, क्यों? मैं यही कहना चाहूँगा कि बचपन में हमने सुना था कि भगवान घट घट में विद्यमान है, चाहे आप किसी अमीर के घर में देखो या गरीब के झोपड़े में, सब जगह भगवान है। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य एक आज के समय के लिए, स्वास्थ्य हर व्यक्ति के लिए भगवान के रूप में काम कर रहा है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हर जगह हर काम में, क्योंकि यूनिवर्सल होना बहुत ज़रूरी है, आपको थोड़ा स्पोर्ट्स जानना भी जरूरी है, थोड़ा पढ़ना भी जरूरी है, थोड़ा सामाजिक होना भी जरूरी है, थोड़ा सा आपको हेल्थ के प्रति जागरूक होना भी जरूरी है। तो इन सब चीज़ों को अगर बच्चों में डालेंगे तो एक बेहतर संस्कार बच्चों में डेवलप होगा और बच्चे जो होंगे न केवल कमाएंगे बल्कि समाज के लिए भी कुछ बेहतर करेंगे। और ये कुछ लोगों का कहना ये है कि ये बच्चों को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ये सब करवा के उनको सिर्फ पढ़ाई करवाना चाहिए, ये सब में उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको पढ़ाने के लिए आप बुलाए हैं कि ये सब करवाने के लिए बुलाए, तो उनके लिए क्या जवाब रहेगा? मेरा जवाब इस यही है कि आप जब कभी कोई सही रास्ता चुनते हैं तो सही रास्ते पे चलते रहिए, कदम आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि जो इंसान ताली सुनता है वही इंसान गाली सुनता है। आप अच्छा काम करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि क्रिटिसिज्म होगा। क्रिटिसिज्म तो इस बात का इंडिकेशन है कि आप कुछ कर रहे हैं। एक रुका हुआ पानी सड़ता है, एक बहता हुआ पानी निर्मल होता है, तो हम बहते हुए पानी के समान है, हम निर्मल रहना पसंद करेंगे, सड़ना नहीं पसंद करेंगे। और इस तरह की बातें करने वाले लोग सड़ी सोच के होते हैं। आपने ये भी सुना होगा शिक्षा माफिया, एजुकेशन माफिया, इस तरह के शब्दों को सुना होगा। ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले लोग भी किसी गुरु के पास शिक्षा लिए थे। मुझे तो कई बार ये गुरुओं के प्रति ये लगता है कि जो गुरु आपके बच्चों को, आपके परिवार को एक बेहतर जिंदगी देता है, उस गुरु के लिए आप शिक्षा माफिया और एजुकेशन माफिया जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आप किस स्कूल और कहाँ की शिक्षा प्राप्त किए मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब एक स्कूल खुलता है तो 2 जेल बंद होती है। आप इस तरीके से गुरु को लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो सर ने जो जानकारियाँ दी और लास्ट में इन्होंने जो संदेश दिया है वो आपको समझना बेहद ज़रूरी है। शुक्रिया।